Hello students, we have already studied the chapter The Landscape of the Soul. Now the remaining part, getting inside outsider art. Outsider art means raw art. When French painter Jean Dufay mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was the minority interest. French Dufay gives the mooted means when he showed his interest in this concept. इस आइडिया पर उन्होंने अपने विचार मत अपना प्रस्तुत किया. आर्ट ब्रट मीन्स रॉ आर्ट. 1940s ने उन्होंने अपना विचार लोगों के सामने रखे. द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी, ऐसी कला जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली हुई, उनका विज़न कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. इसमें बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते थे. जैसे एक तो होता है कि कुछ भी पेंटिंग में कोर्स करके डिग्री ली हुई हो, और दूसरा जो लोग वैसे ही रोड्स पर या कहीं भी कोई आर्ट करते रहते हैं बैठे और बिना ट्रेनिंग के, उनके पास उनकी विजन होती है. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स. वेल्ड मीन्स कवर्ड. बिगनिंग में, शुरुआत में तो ये बिल्कुल कवर रहा, लोगों के सामने ही नहीं आया. आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली. और लेकिन बाद में ये जो आउटसाइडर आर्ट था, जो लोग ट्रेनिंग लेकर करते थे, ये काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ने लगा. कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, उस समय में इंटरनेशनल लेवल पर लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे. This genre is described. Genre here means particular type of this art is described as the art of those who have no right to be the artists as they have received no formal training. इस तरह का जो आर्ट था, स्पेशल टाइप ऑफ, जो बिना ट्रेनिंग के चल रहा था, ये उनके पास, उन आर्टिस्ट के पास कोई राइट नहीं था कि लोग उन्हें आर्टिस्ट कहें, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, स्कूलिंग नहीं ली हुई थी. उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था शो करने के लिए. येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट. लेकिन फिर भी अपने आप से वो कला का प्रदर्शन कर रहे थे बिना ट्रेनिंग के, अपनी सोच से. वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकता है, गाना भी हो सकता है. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. Mainstream offerings are the normal because shared by the most people. Mainstream वो होती है जो सब लोग समझते हैं, देखते हैं, जो जाने पहचाने कलाकार होते हैं. तो इनका काम स्टिमुलेटिंग होता है, एनकरेज करता था. उनसे अपोजिट था जो मेन स्ट्रीम में फेमस लोग थे. ये लोग भी अपनी कला, आजकल तो टीवी पर बहुत सारे शोज़ शुरू हो गए हैं जिसमें जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली होती वो अपने आर्ट को शो कर सकते हैं. लेकिन 1940s में ऐसा नहीं था. इन लोगों को कोई भी चांस नहीं मिलता था. अराउंड द टाइम ड्यूफेट वॉज propounding, सजेस्टिंग, प्रपोजिंग. जिस समय ड्यूफेट इस आर्ट को, इस कंसेप्ट को सजेस्ट कर रहे थे, इस आइडिया को, इन इंडिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस. उस समय जिसने ट्रेनिंग नहीं ली हुई, जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. उस समय इंडिया का एक अनट्यूटर्ड आर्टिस्ट एक स्वर्ग बना रहा था. ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगिन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन sculpted with some and stone and recycled material is known in the world today as the रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. आप सब लोगों ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन देखा होगा. तो वहाँ पर 1940s में, उस समय जिस समय जेन ड्यूफेट अपना आइडिया लोगों तक पहुँचा रहे थे, इंडिया का एक कलाकार जिसने एक जंगल के टुकड़े को साफ़ करके और वहाँ पर जो रिसाइकिल्ड मटेरियल होता है, जैसे जो चीज़ें हम वेस्ट में फेंक देते हैं, उनका हमें लगता है कि रीयूज़ नहीं है, तो उन चीज़ों से स्कल्पचर होता है, मेड फिगर ऑफ बाय शेपिंग. शेप देकर फिगर, जैसे
कप के टुकड़ों से ये कैरेक्टर्स फिगर्स बनाए हुए हैं। और रॉक गार्डन में एक लेडी जिसने मटका उठाया हुआ है, तो वो सब इन रिसाइकिल मटेरियल से बना हुआ है। वो पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं या कोई भी घर का जो वेस्ट मटेरियल होता है जो फेंक दिया जाता है, तो जंगल के टुकड़े को साफ़ करके और उन्होंने स्टोन से और रिसाइकिल मटेरियल से वो मटेरियल उन्होंने कोई भी लेकर, एक टिन से लेकर कार के बड़े वेस्ट टुकड़े तक के को यूज़ किया। कप, प्लेट्स, चूड़ियाँ, बैंगल्स, इन सब चीज़ों से उन्होंने वहाँ पर फिगर्स, कैरेक्टर्स बनाए। रॉक गार्डन स्कल्प्टेड मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद। तो यहाँ पर ब्रोकन बैंगल्स से ये सारे फिगर्स बने हुए हैं। इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर, डायरेक्टर नेकचंद। तो रॉक गार्डन के 80 years ओल्ड, उस समय जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था, डायरेक्टर नेकचंद जिन्होंने बनाया था, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द आउटसाइडर आर्ट, जिनको पहचाना जाता है सबसे ज़्यादा आउटसाइडर आर्ट के कलाकार के रूप में, जिन्होंने भारत में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। द 50th issue स्प्रिंग 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine, pioneer in outsider art publications, features Neckchand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। यूके की एक मैगज़ीन जो आउटसाइडर आर्ट के ऊपर, जिस मैगज़ीन का नाम था रॉ विजन, उन्होंने अपने 50वें एडिशन में 2005 में रॉक गार्डन की में से एक स्कल्पचर, एक फिगर जिसमें एक वुमेन वाटर कुछ मटका लिया हुआ, उसमें से पानी निकल रहा है, उसको अपनी मैगज़ीन का फ्रंट कवर बनाया और सम्मानित किया नेकचंद को। द नोशन मीन्स आइडिया ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट was of works that are in the raw state as regards cultural and artistic influence। ये आइडिया रॉ आर्ट मीन्स जिस स्टेट में भी जो चीज़ें हैं, जिस स्थिति में हैं, नेचुरल कलर में, उनके ऊपर आर्टिफिशियल कुछ भी कलर करके नहीं, जैसे कांच की चूड़ियों से उनका अपना ही नेचुरल कलर है, उसी को शेप में देना, तो आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस दिखाता है। ये उनका कल्चर और उनकी कला का प्रभाव दिखाता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी और सब कुछ, फ्रॉम अ टिन टू सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर वर्क ऑफ आर्ट। जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते हैं आप, तो कुछ भी आप मटेरियल, लेकिन आजकल बच्चे क्या होता है कि नया मटेरियल लेकर उससे यूज़ करते हैं, वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट नहीं होता। जो रियल में वेस्ट मटेरियल होता है, और वो मटेरियल कोई भी हो सकता है, टिन टू सिंक और ब्रोकन कार, कोई भी मटेरियल जिससे कुछ भी क्रिएटिव चीज़ बनाई जा सके बिना उसके नेचुरल कलर को छेड़े। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स। डिजिंग चकरा देने वाले। नेकचंद ने इस कला को इतनी ऊंचाई तक ले गए कि आपको बहुत ज़्यादा चकराने वाले, सरप्राइजिंग स्टेट में आप पहुंच जाएं। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। उनकी कला को पहचानते हुए कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा पैराडाइज, स्वर्ग बना सकता है जब वो सपनों में रहता है। तो इस कला को पहचानते हुए इस कला को कि जो उनकी आउटस्टैंडिंग थी, जो बहुत ज़्यादा हाइट पर ले गए थे उस कला को, ये टेस्टिमनी प्रूफ था। और डिफरेंस ऑफ सिंगल मैन, कि ये बताता था कि एक अकेला आदमी जब अपने सपनों में रहता है तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। द स्विस कमीशन बाय यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। तो स्विस कमीशन यूनेस्को ने उनको सम्मानित किया यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, उनकी कला को एग्जीबिशन के फॉर्म में दिखाकर।
द 5 month इंटरेक्टिव शो, इंटरेक्टिव 5 महीने का एक शो चला जिसमें नेकचंद के साथ बात होती थी, रिल्म ऑफ नेकचंद, जिसमें इस शो का नाम रिल्म ऑफ नेकचंद दिया गया था। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड, तो जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था उस समय बताया गया बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। तो ये वहाँ सब इन जगहों पर म्यूज़ियम पर उनकी कलाओं को और उनके शो को दिखाया जाना था। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद से जब पूछा गया इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए रिवार्ड प्राइज़ यही है जब लोग मेरे गार्डन को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। बृंदा सूरी, Hindustan Times, 28th August 2005. This was the article taken from the newspaper written by Brinda Suri, and on 28th August 2005 it was printed in the newspaper. So there are two types. The chapter is divided in two types. One is the Chinese art and European art is compared, and another is the raw art or outsider art, untutored artists, in which the name of the Nekchand Indian artist was at the pioneer height पर था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज से इसको कल्चर को डेवलप किया था। नाउ टेक द क्वेश्चन, कंट्रास्ट द चाइनीज़ view of art with the European view with example. The Chinese paintings are based on an imaginative inner or spiritual approach, whereas the European paintings reproduce an actual view of an external or real object. The painting of Wu Dozai and master painter of Europe illustrate the difference. If it comes in the long question, you have to explain the painting of Wu Dozai and the painter of Europe, where he had not drawn the eye of the dragon. Explain the concept of Sheng Shui. This is very important question. Sheng Shui represent the two complementary poles. This you can learn direct from the text, because answer is the same. It is in a very detailed explained in a very easy language explained in the text. Sheng Shui represent two complementary poles by the universe, Yang and Yin. Literally, Sheng Shui means mountain water. Mountain is Yang, the vertical, stable, warm and dry element. Water is Yin, horizon, resting on earth, fluid and moist. The interaction of Yang, that is receptive female aspect of universal energy, and Yang, the active masculine energy, creates the image. Here you can explain Sheng Shui. After this mountain, Yang and Yin, you can explain with the pranayam also. What do you understand by the terms outsider art, art brat and raw art? Outsider art refers to the art of those who have no right to be the artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Art brat or raw art are the works of art in their raw state as regards cultural and artistic influence, as we have seen in the Nekchand's garden that he has used the broken bangles without using any paint or color. Who was the untutored genius who created a paradise, and what is the nature of his contribution? The untutored genius who created a paradise is Sri Nekchand, who created a rock garden at Chandigarh. He has sculpted a garden with stone and recycled material. His art is recognized as India's biggest contribution to outsider art. So these are the short questions. Now take the long questions. Discuss the following statements in groups of 4, but you have to write down the long question. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. We have already read the story of artist Wu Dozai, and whose painting was disappeared when he asked the emperor that let me show the way. So the emperor is a symbol of authority and power.
His will prevails in the land under his rule. The word is law for the people spread over the territory he rules. The emperor may get the services of talented person and master artist. The acquisition of power and physical object does not make his superior to the artist. The artist has a spiritual insight into the nature of things. He understands the workings of the mysterious ways of the universe. His spiritual enlightenment and vision can help the emperor to attain the goal of life, that is, the liberation of the soul from the framework of body. It is only the artist who knows the path and the method. His approach is purely spiritual, which persons burdened with the materialistic approach fail to acquire and appreciate. So the person who is busy in materialistic things, he cannot appreciate the art. Now the second question, the landscape is the inner one, a spiritual and conceptual space. The classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. The European painter aims to create illusionary likeness, whereas the Asian artist, Asian means Chinese painting, try to capture the essence of inner life and spirit. For the Chinese painter, the landscape is not real one, and he does not choose a single viewpoint. Hence, the landscape can be viewed from different angles. One can enter it from any point and then travel in it. The Chinese artist creates a path for our eyes to travel up and down and then back again is leisurely movement. In leisurely movement, these paintings require the active participation of the viewer. This participation is physical as well as mental. He must try not only to see the painting but enter the mind of the painter as well. It is only by understanding the ideals and motive of the painter that we can understand the true import and or the essence. It is because of his landscape in an inner one and spiritual and conceptual space. So we have done the long questions thinking about the language. Find out the correlates of yin and yang in other cultures. Usually these types of questions cannot come, but this is for your general knowledge. The Indian culture lays stress on nature and God. Nature is yin, female part, whereas God, the creator, is the male or active part. The concept is also known as the Maya and Brahma. The combination of two creates the world and all its objects as well as inhabitants. What is the language spoken in Flanders? So the language spoken in Flanders is French. So you have to maintain the notes up to this long question. Thank you and revise the chapter.